स्टूडेंट, आज हम बायोटेक की यूनिट का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। बायोटेक यूनिट का पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें था प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें किस तरह से आरडीएनए बनता है और कैसे उसको स्थानांतरित किया जाता है, उस प्रोसेस का बारे में पूरी बात बताई गई थी। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है एप्लीकेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि जीन स्थानांतरण तकनीक से अब तक क्या क्या बनाया गया है, किन किन क्षेत्रों में इसको अप्लाई किया गया है और इनका क्या उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, पहले की तुलना में ये दूसरा चैप्टर काफ़ी छोटा सा चैप्टर है और मुख्य रूप से एप्लीकेशंस पर बेस्ड है। अलग अलग फील्ड में इसके एप्लीकेशंस हैं और इसमें कुछ मेन एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने होंगे। एग्जाम्पल्स वैसे तो एनसीईआरटी में जो दिए वो तो लेंगे ही, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं लेकिन हर बार पूछे गए, तो हम उनको भी साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो हमें एप्लीकेशन पढ़ना है वो कोई पूरी बायोटेक का एप्लीकेशन नहीं है। वो जो एप्लीकेशन है वो आरडीएनए निर्माण जो हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, और जीन स्थानांतरण तकनीक, आरडीएनए निर्माण और जीन स्थानांतरण तकनीक का ही एप्लीकेशन इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, और ये जो टेक्निक है अलग अलग कई फील्ड में कई क्षेत्रों में अप्लाई की जा चुकी है। ठीक है, बायोटेक की इस तकनीक का उपयोग अलग अलग कई क्षेत्रों में हुआ भी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो ये कृषि या खाद्य विज्ञान में अप्लाई की गई है। पौधों में जीन स्थानांतरण करना बिल्कुल संभव है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो कई तरह के फसलीय पौधों में जीन स्थानांतरण करके हमने ट्रांसजेनिक पौधे, ट्रांसजेनिक फसल बनाई है और उनका उपयोग भी किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर में इस टेक्निक का उपयोग किया गया है। ठीक इसी तरह से चिकित्सा क्षेत्र, दूसरा जो मेजर एप्लीकेशन है वो चिकित्सा क्षेत्र में आता है। इसको हम कई बार बायो फार्मास्यूटिकल्स भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल्स का मतलब है फार्मा साइंस और फार्मा साइंस का मतलब है औषधि निर्माण विज्ञान। तो फार्मा में औषधि निर्माण से संबंधित बातें की जाती है। और बायो फार्मा का क्या मतलब हुआ, जब औषधि निर्माण में सजीवों का उपयोग हो जाए, जीवों का उपयोग करके औषधि निर्माण करना बायो फार्मा है। ठीक है, वैसे तो अगर आप जड़ी बूटी और पौधे यूज कर रहे हैं औषधि के रूप में तो ये भी बायोफार्मा, लेकिन ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें कोई बायोटेक नहीं है। ठीक है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हम पहले जीन स्थानांतरण कर रहे हैं। आज हमने इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया और बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवा रहे हैं। तो किसी जीव से एक ऐसी चीज बनवाना जो आमतौर पर वो नहीं बनाता हो, लेकिन जीन स्थानांतरण करके उससे बनवाई जाती है, ये औषधि के रूप में काम आती है, ये बायोफार्मा कहलाता है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके अलावा रोगों के उपचार और रोगों के निदान और कई जगहों पर ये चीज काम आती है। तो इस टेक्निक का, आरडीएनए टेक्निक, जीन स्थानांतरण तकनीक का सबसे प्रमुख जो दो एप्लीकेशन है वो एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा चिकित्सा क्षेत्र। एग्रीकल्चर में जब बायोटेक का एप्लीकेशन देते हैं तो कई बार हम इसे ग्रीन बायोटेक भी कहते हैं। इसे ग्रीन बायोटेक भी कहा जाता है। ग्रीन मतलब ये प्लांट से संबंधित हो गया। चिकित्सा क्षेत्र में जब बायोटेक का एप्लीकेशन लेते हैं तो इसको कई बार रेड बायोटेक भी बोल दिया जाता है। रेड जो है चिकित्सा को, मेडिकल साइंस को इंडिकेट करता है। इसी तरह से उद्योगों में और भी कई तरह के अन्य छोटे बड़े उद्योगों में बायोटेक की इन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जो ये ट्रांसजेनिक जीव बने हैं इनका उपयोग होता है। उद्योगों में जब यूज होता है तो कई बार इसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी या व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रे और व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। समुद्र विज्ञान में, समुद्र बहुत अथाह बड़ा संसार है जहाँ मछलियों से लेकर कई प्रकार के शैवाल और पौधे और जंतु हैं, और उनमें भी जीन स्थानांतरण करके नई नई चीजें लाने की कोशिश की जा रही है। जब समुद्र विज्ञान में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है तो इसे कई बार ब्लू बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। ब्लू बायोटेक, ब्लू जो है वो पानी से संबंधित रहता है, कलर, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही एनवायरनमेंट में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय विज्ञान, बायो रेमिडिएशन एक टर्म लिखिए। बायो रेमिडिएशन का मतलब है जीवों का उपयोग करके प्रदूषण नियंत्रण करना। ठीक है, तो ऐसा भी कोशिश की गई है। इसका भी एक उदाहरण हम आगे चैप्टर में बताएंगे विषय। तो अलग अलग क्षेत्रों में आप देखिए, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, इंडस्ट्रीज, एनवायरनमेंट, समुद्र विज्ञान, मेराइन साइंस जिसको कहते हैं, ऐसे और भी कई छोटे बड़े फील्ड हैं जहां हम जीन स्थानांतरण से बने हुए ट्रांसजेनिक जीवों का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, इनमें भी देखिएगा एप्लीकेशन में हमने अभी तक जीन स्थानांतरण से क्या क्या जीव बनाए हैं वो हम बताएंगे। इनमें से कितने वृहद स्तर पर काम आते हैं ये अलग अलग है, क्योंकि इन बायोटेक के इन उत्पादों का
कुछ देशों में परमिशन है उपयोग करने की तो कुछ में नहीं है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि विश्वव्यापी सब जगह यूज होते हों, कुछ जगह यूज हो रहे हैं, कुछ जगह नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ पर क्या क्या बने हैं, क्या क्या चीजें बनी हैं, उस पर ध्यान देंगे। उनमें से कुछ बड़े बड़े स्तर पर काम भी आ रही हैं, कुछ नहीं भी आ रही है अभी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के इस पूरे चैप्टर की जो शुरुआत है मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि जीन स्थानांतरण करके सर्वप्रथम तो हम एक ट्रांसजेनिक जीव तैयार करेंगे, फिर इस ट्रांसजेनिक जीव को उपयुक्त परिस्थितियां देकर इसका संवर्धन करेंगे, इससे उत्पाद बनवाएंगे, उत्पादन करवाएंगे, और जो उत्पाद बना फिर वो हमने आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बताई थी, उसके बाद उस उत्पाद को उपयोग करने लायक स्थिति में बदलेंगे और फिर वो हम उपयोग करेंगे। और ये उपयोग जो है अलग अलग कई फील्ड में किया गया टेक्नोलॉजी। आप एनसीईआरटी में जब इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी बहुत यही बातें लिखी हैं, मैं एनसीईआरटी भी आपको साथ साथ बताता चलूँ। तो एनसीईआरटी के अंदर आप देखो चैप्टर की शुरुआत में ही आपको यही बेसिक चीज मिलेगी, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो ये शुरुआत का पैराग्राफ दे रखा है इसमें बायोटेक की एप्लीकेशन को लेकर के जनरल बातचीत लिखी है। ये 3 पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले लिखा उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीव या एंजाइम के रूप में उत्प्रेरक का निर्माण करना। इनकी भाषा समझने वाली बात है। उन्नत जीव, जीन स्थानांतरण करके कुछ अच्छे जीव बनाए, सूक्ष्म जीव बनाए, उनसे फिर या तो एंजाइम प्राप्त करें, मतलब जैसे एक एंजाइम काम करता है और कोई चीज उत्प्रेरक की तरह कार्य करवाता है, ऐसे ही हमारे ये जीव, ये सूक्ष्म जीव भी हमारे लिए कुछ कार्य करेंगे। तो पहले तो इन जीवों को तैयार करना जीन स्थानांतरण से। ठीक है, ये जीव, ये जो भी सूक्ष्म जीव है, ये हो सकता है कुछ काम करे एंजाइम की तरह। ठीक है, उसके बाद में क्या, उत्प्रेरक के सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। अब जो हमने ये जीव बनाए, इन जीवों को यहाँ उत्प्रेरक भी कह रहे हैं बार बार, अब इनको ये अच्छे से वृद्धि कर सके इसके लिए इनको अच्छी परिस्थितियां प्रदान करना ताकि ये उत्पाद बनाए। और तीसरा पॉइंट है अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक, मतलब वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का प्रोटीन और कार्बनिक यौगिक को शुद्धिकरण में उपयोग करना। फिर हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से उस प्रोटीन को शुद्ध रूप में अलग करके और उसको उपयोग करेंगे। इस तरह से वही एप्लीकेशन दी हुई है। ठीक है, अब इन सारी एप्लीकेशंस में से हमें इस चैप्टर में 2 एप्लीकेशन पर ही मुख्य रूप से जोड़ दिया गया है, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन एंड मेडिकल एप्लीकेशन। और ये देखिए पहला लिखा कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, एग्रीकल्चर में किस तरह से बायोटेक काम आएगी। तो सबसे पहले ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में बायोटेक का उपयोग, यही दे रखा है। तो हम इन सारे अलग अलग क्षेत्रों में से एग्रीकल्चर और मेडिकल 2 पे बात करेंगे। चैप्टर में हमें यही 2 चीजें दी हुई, बाकी चीजें बहुत नगण्य हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एग्रीकल्चर में बायोटेक का एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में अनुप्रयोग। ठीक है, तो कृषि के अंदर हम जानते हैं फसली पौधे उगाए जाते हैं। अब पौधों में जीन स्थानांतरण संभव भी है, तो हमने किन किन जरूरतों के लिए, किन किन उद्देश्यों के लिए हमने इस तरह के पौधे बनाए हैं। थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में भी यहाँ एनसीईआरटी में भी समझाने की कोशिश की गई है कि वर्तमान समय में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। आप जनरल कृषि की बात चल रही। एक है कृषि रसायन आधारित कृषि, ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें बहुत सारे रसायन काम आते हैं। ये रसायन मुख्य रूप से कृषि में जो रसायन काम आते हैं वो 2 श्रेणियों के हैं, एक तो उर्वरक और दूसरे हैं पीड़कनाशी। ठीक है, उर्वरक में ये यूरिया वगैरह ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा में मिलाए जाते हैं, ये भी केमिकल होते हैं। और पीड़कनाशी जहरीले केमिकल हैं जो पेड़कों को हटाते हैं, कीटों को हटाते हैं ताकि फसलों का नुकसान कम हो। ठीक है, तो और इन रसायनों का बड़ी भारी मात्रा में उपयोग होता है। इन रसायनों के उपयोग के फायदे भी हुए। फायदे ये हुए कि हमारी उत्पादकता बढ़ गई प्रति हेक्टेयर। पीड़कनाशों के उपयोग से पीड़कों का प्रभाव कम हुआ तो हमारा हानि, लॉस जो है वो भी कम होने लगा। और आमतौर पर कृषि रसायन वैसे तो बड़े प्राचीन समय से यूज होते आ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन भारत में और विश्व में कृषि रसायन आधारित कृषि की बहुत अच्छे से शुरुआत अगर हम माने तो वो हरित क्रांति से मानी जाती है। भारत में 1960 के दशक में, 1960 से लेकर 1970 का जो दशक था, इस पूरे दशक में हरित क्रांति, ये पूरा जो समय है ये हरित क्रांति कहा जाता है। और इस समय में काफ़ी सारे नए नवाचार लाए गए एग्रीकल्चर में और उत्पादकता बढ़ेगी। हरित क्रांति का प्रभाव ये रहा कि भारत में कृषि का उत्पादन 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया। अलग अलग कई तरह से प्रयास किए गए, जिसमें सबसे प्रमुख था एक तो कृषि रसायनों का उपयोग। किसानों को इन रसायनों के बारे में बताया गया, खाद का और पीड़कनाशों का काफ़ी उपयोग किया गया जिससे उत्पादकता बढ़ी। फिर बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, अच्छे प्रबंध की व्यवस्थाएं की गई कृषि के लिए। कृषि में आधुनिकता लाई गई, मशीनों का उपयोग होने लगा, अच्छे बीज आने लगे तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ी। फिर हमने बहुत सारे कृषि रसायन उपयोग किए। 2 कारण,
और तीसरा कारण है उस समय कुछ फसलों की नई उन्नत किस्में बनाई गई थी संकरण और क्रॉस करवा के, तो कई नई किस्में भी आई थी गेहूं चावल में। तो आप देखिए हरित क्रांति में उत्पादन हमारा 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा था और ये भारत में कृषि का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें एनसीईआरटी में इस चैप्टर में भी दिया है और यहाँ बताने की कोशिश की गई कि हरित क्रांति में तो उत्पादन बढ़ा और उत्पादन बढ़ने के 3 मुख्य कारण थे: बेहतर प्रबंधकीय व्यवस्थाएं, कृषि रसायनों का उपयोग और उन्नत किस्मों का उपयोग। लेकिन आगे कहा गया कि भाई इससे चलिए उस समय तो हमारी उत्पादकता बढ़ गई और हम आज तक भी कृषि रसायन यूज कर रहे हैं और आज भी हमारा मुख्य जो एग्रीकल्चर है, मेन जो एग्रीकल्चर है भारत में क्या पूरे विश्व में, वो कृषि रसायन वाला ही है। जो मुख्य उत्पादन आता है वो यहीं से आता है। लेकिन जैसे जैसे हम ये रसायन यूज करते गए उत्पादकताएं बड़ी सब हुआ, लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव आने लगे। ये रसायन उर्वरक हैं तो भी ये अत्यधिक मात्रा में यूज होने से मृदा और जल प्रदूषण, ये भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आकर जमा होने लगे और इसके कई हानिकारक प्रभाव दिखे हैं। ऐसे कई पीड़कनाशी ये जहरीले हैं, इनसे पीड़क तो खत्म होते हैं लेकिन कई उपयोगी और जीव और कई उपयोगी कीट भी मारे गए। ये भी मानव शरीर में भोजन के साथ आ जाता है और इन सबसे बड़े बड़े रोग, कैंसर वगैरह ये होने लग रहे हैं। तो कृषि रसायनों के नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे दिखाई दिए। इनका फायदा ये हुआ कि उत्पादकता बढ़ी, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी आए। फिर हमें लगने लगा कि इतने रसायन यूज करके तो बहुत नुकसान है। धीरे धीरे वापस हम प्राकृतिक कृषि की ओर लौटने लगे। और अगला आता है कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि मतलब रसायन मुक्त कृषि है। इसमें कोई केमिकल काम में नहीं लेते। उर्वरक डालना है तो जैव उर्वरक डालेंगे, गोबर की खाद वगैरह। पीड़कनाशी भी जैव पीड़कनाशी लेंगे, रसायन नहीं लेंगे। तो कार्बनिक कृषि में उत्पादन होने वाला जो अन्न है वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, गुणवत्ता अच्छी होती है। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इसकी इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होने की वजह से आजकल धीरे धीरे हम ये भी बढ़ा रहे हैं और हमें बाजार में आजकल हर कृषि उत्पाद सामान्य भी मिलता है और ऑर्गेनिक भी मिलता है। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक गेहूं आता है, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक दालें। ऑर्गेनिक का मतलब है इसको उगाने में किसी तरह का रसायन काम में नहीं लिया है। तो एक तो कृषि रसायन आधारित कृषि और एक ऑर्गेनिक कृषि। समानांतर रूप से ऑर्गेनिक कृषि भी सब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये 2 कृषि हैं जो यूज की जा रही हैं और हरित क्रांति के समय भी, और इन्हीं से उत्पादन बढ़ा भी है। अब रिसेंटली एक तीसरे नए प्रकार की एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ और वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप आधारित कृषि। मतलब अब जीएम क्रॉप बनाए, जीन स्थानांतरण करके ट्रांसजेनिक फसलें बनाई जाएं और उन जीएम क्रॉप का उपयोग किया जाए कृषि में, तो ये और भी अधिक उपयोगी होंगी। ये तीसरे प्रकार के एग्रीकल्चर अभी बिल्कुल नवीन और शुरुआती दौर में है, लेकिन इससे कई अच्छी अच्छी फसलें तैयार हुई हैं और सोचा जा रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में ऐसे हम कई फसलें और काम में लेंगे और कुछ तो हम काम में लेने भी लग गए हैं। तो ये जो है ये जीएम क्रॉप्स कहलाती है। ठीक है, और ये जीन स्थानांतरण तकनीक से बनाई गई हैं। ठीक है, और निश्चित रूप से इसमें क्या है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें फसल में जो चीज चाहिए उसी अनुसार जीन ट्रांसफर करें। और ये माना जा रहा है कि जो हमारा प्राचीन तरीका, जो परंपरागत तरीका है नई किस्म बनाने का, वो है संकरण द्वारा। 2 अलग अलग पौधे को क्रॉस कराकर उसके अच्छे अच्छे लक्षण संतति में आ जाते हैं, संततियां और बेहतर बनती, संकर ओज होता है और संकरण द्वारा नई किस्में बनती हैं। हरित क्रांति में भी जो नई किस्में उपयोग में ली गई वो संकरण द्वारा ही बनाई गई और बाद में भी बनाई गई हैं। ठीक है, संकरण द्वारा नई किस्में बनाने में 3 नुकसान है। एक तो संकरण के कार्य में समय बहुत लगता है, एक नई किस्म बनने में 10-15 वर्ष लग सकते हैं। संकरण द्वारा बनी गई किस्म स्थायी नहीं होती। आपने क्रॉस करवा के अच्छे लक्षण संतति में इकट्ठे किए हैं तो ये सेग्रीगेशन, पृथक्करण, अपव्यूहन द्वारा फिर अलग हो जाएंगे। तो कोई भी संकरण से बनी हुई उन्नत किस्म जीवन पर्यंत नहीं चलती और कुछ वर्षों बाद वो सामान्य हो जाती है, वापस बनानी पड़ती है, स्थायी नहीं होती। और तीसरी चीज, जब हम 2 पौधों का क्रॉस कराते हैं तो हमेशा अच्छे लक्षण ही थोड़ी इकट्ठे होते हैं, कई खराब लक्षण भी तो आ जाते हैं। तो न चाहते हुए कई अवांछित हानिकारक लक्षण भी आते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। ये संकरण विधियों की कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी और कोई तरीका न होने की वजह से पिछले सैकड़ों हजारों सालों से एग्रीकल्चर में नई किस्में संकरण से ही बनती हैं। लेकिन अब हम लाए हैं जीन स्थानांतरण का एक नया तरीका और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इसमें जो फसलें बनती हैं वो संकरण विधि से बनी हुई फसलों से ज़्यादा बेहतर होंगी। एक तो इसमें समय कम लगता है, जब वहाँ सालों सालों लगते हैं यहाँ ही कुछ महीनों में तैयार हो जाएंगी। ठीक है,
फिर ये स्थायी रूप से बनेगी। आप इसमें जीन स्थानांतरण कर रहे हो तो दोबारा निकलेगा नहीं। तो संकरण विधि में जो नई किस्म बनती है वो स्थायी नहीं होती, लेकिन इसमें स्थायी बनती है। कम समय में बन रही है, स्थायी बन रही है। और तीसरी चीज, कोई अवांछित लक्षण नहीं आएगा। आपको जिस लक्षण का, जो लक्षण आपको चाहिए फसल में, बस उसी का जीन ला रहे हो, तो दूसरा कोई लक्षण नहीं आ रहा। तो संकरण विधि में जहाँ कई अवांछित लक्षण भी आ जाते हैं, इसमें नहीं आएंगे। तो जो संकरण विधि की कमियां हैं नई किस्म बनाने में, वो आप जीन स्थानांतरण तकनीक से दूर कर सकते हैं। ये बात अलग है कि जीन स्थानांतरण तकनीक की अपनी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इनकी भी कमियां हैं, वो हम आगे बात करेंगे। और ये विधि प्राकृतिक नहीं है। एक जीव का जीन निकाल के दूसरे जीव में भेजा जा रहा है, और जीन स्थानांतरण प्राकृतिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। आप जीन स्थानांतरण से जीवों के जीनों, प्राकृतिक जीनों में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो सही नहीं है, और ये आगे चलकर बड़े पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बन सकता है। इसलिए जीन स्थानांतरण को इतने अधिक उच्च स्तर पर हम यूज नहीं कर सकते। बहुत जरूरी होने पर थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक नया प्रकार का एग्रीकल्चर है जहां हम ट्रांसजेनिक फसलें यूज करें। इन फसलों को जब हम भोजन के रूप में काम में लेंगे तो ये GMF कहलाती है। GMF का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ठीक है। तो ये एक नए तरह का एग्रीकल्चर है, और ये पिछले जो मेथड है उनमें कुछ कमियों के चलते आया। देखिए, हरित क्रांति में तो उत्पादकता 3 गुना बढ़ गई, लेकिन आगे हम बताते हैं कि साहब उस समय तो चलो हमारे पास खाद्यान्न बहुत हो गया, लेकिन धीरे धीरे भारत की जनसंख्या फिर बढ़ती रही, और एक समय ऐसा आया कि हरित क्रांति से जो हमने उत्पादन बढ़ाया वो भी कम पड़ने लग गया, और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत हुई। अब उत्पादन और अधिक बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? देखिए, बेहतर प्रबंध की व्यवस्था और कृषि रसायन तो हम जितना पहले यूज कर सकते थे अधिकतम ही कर रहे हैं, और बल्कि इसके नुकसान हो रहे थे, हमें तो कम करना पड़ेगा। हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम और अच्छी अच्छी उन्नत किस्में लाएं, जो पहले उन्नत किस्में आई उससे और अच्छी लाएं। उन्हीं उन्नत किस्मों में ये किस्म आ सकती है GM क्रॉप्स। तो हम नई नई वैरायटी ला करके उत्पादकता बढ़ाएं। जीन स्थानांतरण से आप ऐसी ऐसी फसलें बना सकते हो जो आप कभी संकरण से बना ही नहीं सकते। जीन स्थानांतरण से हो सकता है आप 2 फसलों का काम एक ही में कर लें और कई और चीजें साथ में आ जाए। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि जीन स्थानांतरण करके अभी तक हमने ऐसी कौन कौन सी किस्में बनाई हैं और उनमें से क्या काम आ रही हैं, किस उद्देश्य से बनाई हैं। तो पहले तो आपको ये एग्रीकल्चर का बेसिक थीम समझ में आना चाहिए कि 3 प्रकार के एग्रीकल्चर हैं, और एक तीसरा जो एग्रीकल्चर है ये भी नया है, जो शुरुआती दौर में है, लेकिन ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप इस चीज को NCERT में भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा NCERT देखें, तो NCERT के अंदर भी आपको कृषि में, ये देखिए, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसमें पहले वही दे रखा है कि 3 प्रकार का एग्रीकल्चर है: कृषि रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि, और ये आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, ये जेनेटिक इंजीनियर्ड फसल है, ठीक है। आगे ये पैराग्राफ में हरित क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ भी सकते हैं। देखिए, हरित क्रांति द्वारा खाद्य उत्पादन में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मानव की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग से। अब देखिए, उत्पादन में वृद्धि किस वजह से हुई थी? तो उन्नत किस्में यूज करी थी हमने कुछ तो उस समय, उसकी वजह से। और इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंध की व्यवस्था, कि हमने प्रबंध की व्यवस्था बहुत अच्छी करी, एक ये भी कारण था, और कृषि रसायनों का प्रयोग भी एक कारण है। ये सब हरित क्रांति के बता रहे 3 कारण: कृषि रसायनों का उपयोग, उत्तम प्रबंध की व्यवस्था और उन्नत किस्मों का उपयोग। उसमें भी ये कह रहा है कि उस समय जो बड़ी उन्नत किस्मों का रोल कम था, और प्रबंध की व्यवस्था और उर्वरक हमने इतने ज्यादा डाले कि इससे उत्पादकता बढ़ी, ठीक है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं, व परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। परंपरागत प्रजनन मतलब वही संकरण। तो संकरण द्वारा अगर हम नई किस्में बनाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा नहीं पाओगे। कृषि रसायन महंगे भी होते हैं और पर्यावरण रूप से भी बड़ा हानिकारक है, ठीक है। तो इस वजह से उत्पादन संभव नहीं। तो क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों में सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे, ठीक है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों और रसायनों का न्यूनतम उपयोग उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं, ठीक है? आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग इस समस्या का हल है। तो ये वही बताना चाह रहा है इस पैराग्राफ में कि हम जेनेटिक जीएम क्रॉप क्यों काम में लें, जीएम क्रॉप क्या फायदा है, कि जो हमें इतने रसायन यूज करने पड़ रहे हैं या जो हमारा जो परंपरागत तरीका है नई किस्म बनाने का उसमें जो कमियां हैं, इन सबको दूर करके हम जीएम क्रॉप का उपयोग कर सकते हैं। अब जीएम क्रॉप किन किन उद्देश्यों से बनाई गई हैं, आगे ये
जीएम क्रॉप के बारे में थोड़ा इनकी एप्लीकेशन दे रखे हैं, जो पहले हम एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं कि जीएम क्रॉप में किन किन उद्देश्यों से हमने फसलें तैयार करी हैं, इनकी एप्लीकेशंस लेते हैं। तो जीएम क्रॉप का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आता है खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में वृद्धि हेतु। जो हमारी खाद्य फसलें हैं, ठीक है, और हर फसल में कोई न कोई पोषक गुणवत्ता तो होती है, कोई किसी से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, किसी से प्रोटीन, किसी से कुछ और, ठीक है। तो उनकी पोषक गुणवत्ता, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाएं। हम फसलें वही काम में ले, लेकिन अब उसमें थोड़ा पोषण गुणवत्ता बढ़े, उच्च, ज्यादा मात्रा में विटामिन, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। हम अगर ये पोषक गुणवत्ता बढ़ा लेंगे तो भी हो सकता है हमें कम फसलों में ही हमारा काम हो जाए और हमें पूरा पोषण मिलने लग जाए। पोषक गुणवत्ता वृद्धि में हमारे पास दो बड़े अच्छे उदाहरण हैं। देखिए, आपको हर एप्लीकेशन में एक एक दो दो उदाहरण ध्यान रखने हैं बस, और केवल एक ही एप्लीकेशन है लास्ट में लेंगे जो थोड़ा डिटेल में है। बाकी आपको केवल एप्लीकेशन किस उद्देश्य से बनाए और उसमें क्या बनाए हैं, एक दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जैसे अब इस पर काफी क्वेश्चन आता है, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल, ये पोषण गुणवत्ता, न्यूट्रिशन क्वालिटी में वृद्धि का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें क्या किया गया कि चावल के अंदर ये जो चावल होते हैं गोल्डन कलर के होते हैं। एक्चुअली इनका गोल्डन कलर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कैरोटीन पिगमेंट का जीन ट्रांसफर कर दिया। आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल के अलावा कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। वो कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो पीले, सुनहरे रंग के, गोल्डन कलर के पिगमेंट हैं, और ये कैरोटीन न केवल प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं बल्कि मानव जब इसे खाता है तो इस कैरोटीन से मानव के शरीर में विटामिन ए बनता है, ठीक है। तो कैरोटीन हमारे लिए विटामिन ए का स्रोत भी हो गया। तो अगर हम चावल जबकि देखिए केवल स्टार्च देता है, कार्बोहाइड्रेट, अब अगर हम चावल में कैरोटीन का जीन और डाल देते हैं तो वो अब उस कैरोटीन की वजह से सुनहरे रंग का हो गया, ठीक है, और कैरोटीन की वजह से ये विटामिन ए में भी प्रचुर हो गया। इसमें कैरोटीन का जीन स्थानांतरित किया गया है। अब ये सुनहरे चावल जितना स्टार्च पहले देते थे उतना ही स्टार्च तो अभी भी दे रहे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के साथ साथ अब इससे विटामिन ए भी मिलने लग गया। तो अब आप देखिए दो फसलों का काम एक ही में होने लग गया और ऐसी फसलें हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होंगी। गोल्डन राइस पर कई बार अलग अलग सालों में क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन ए रिच राइस है, कैरोटीन का जीन ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन प्रचुर पोटैटो बनाए गए। अब पोटैटो भी हम जानते हैं होते तो स्टार्च प्रचुर, अब इन पोटैटो में भी कुछ उपयोगी प्रोटीन के जीन डाल दिए जिससे स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में बनने लगा। और इस प्रकार के ये पोटैटो विकासशील और गरीब देशों में प्रोटीन कुपोषण को दूर करने में काम आ सकते हैं, क्योंकि ये पोटैटो बहुत ही सस्ती और आसानी से उपलब्ध फसल है। और अभी तक तो पोटैटो काफ़ी खाया जाता है और मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के लिए खाया जाता है, लेकिन अब इसी के साथ साथ प्रोटीन भी मिल जाया करे तो शरीर में प्रोटीन की कमी भी दूर हो सकती है। तो ये ऐसी फसलें हैं जो आप कभी संकरण से नहीं बना सकते। और आप देखिए इसके अंदर इस फसलों में हमने कुछ चीज़ें और अतिरिक्त रूप से जोड़ करके इन फसलों को और अच्छा कर दिया। ये दोनों उदाहरण ध्यान रखें। पहला एप्लीकेशन था न्यूट्रिशनल क्वालिटी में वृद्धि करने के लिए हमने जीएम क्रॉप्स बनाई, ठीक है। अगला एप्लीकेशन लेते हैं, नेक्स्ट वन, ठीक है, शाकनाशी प्रतिरोधी पौधे विकसित करने के लिए। शाकनाशी या इसे खरपतवार नाशी भी कहते हैं, हर्बिसाइड, वीडिसाइड। अब देखिए एग्रीकल्चर के अंदर मैंने आपको कहा पीड़कनाशी यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह पीड़कनाशी के साथ साथ ही शाकनाशी या खरपतवार नाशी। खरपतवार ये शाक जो है ये हमारी मुख्य फसलीय पौधे के आसपास उगने वाली अवांछित घास या अवांछित खरपतवार है। यह खरपतवार हमारे मुख्य पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं और इसीलिए हमारी फसलीय पौधे की भी कई बार वृद्धि प्रभावित होती है। तो इन खरपतवार को हटाया जाना जरूरी होता है। अब खरपतवार या तो हाथ से उखाड़ के फेंकें, बट बड़े बड़े एरिया में जब एग्रीकल्चर होते हैं तो मैनुअली हाथ से उखाड़ कर हटाना संभव नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे जहरीले रसायन इन पे छिड़क देते हैं जिससे ये मर जाते हैं। इन्हीं जहरीले रसायन को शाकनाशी कहते हैं। अब देखिए इससे खरपतवार तो मर जाता है, लेकिन क्योंकि हमारा मुख्य पौधा जो फसली पौधा वो भी तो पौधा ही है ना, तो जब पास वाला पौधा मर रहा तो कई बार हानिकारक प्रभाव फसल पर भी आता है। और ये जहरीले पदार्थ फसल में जमा होते रहते हैं तो मानव तक पहुंच जाते हैं, मृदा में जाते हैं, वहाँ प्रदूषण करते हैं, तो इनके नुकसान तो ही। अगर किसी तरह से हम अपने फसलीय पौधे को ही ऐसा बना दें कि उसके आसपास कोई दूसरी खरपतवार उगी न पाए तो हमारे को खरपतवार नाशी और ये जहरीले रसायन यूज ही नहीं करने पड़ेंगे। और यही कोशिश की गई, ठीक है, शाकनाशी प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया गया, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए शाकनाशी प्रतिरोधी बनाने में क्या है, देखिए एक तो तरीका ये है
कि जो मैंने आपको कहा कि हमारी मुख्य फसल ऐसी हो कि उसके आसपास कोई खरपतवार ही न उगे, ठीक है, उनको स्मूदर क्रॉप कहते हैं, ठीक है, वो एक अलग तरीका है। और शाकनाशी प्रतिरोधी, देखिए एक तो होता है शाक प्रतिरोधी और एक शाकनाशी प्रतिरोधी। शाकनाशी रसायन है, ठीक है, शाकनाशी रसायन मतलब आप जो खरपतवार नाशी छिड़क रहे हैं उससे जो फसली पौधे को नुकसान हो रहा है वो ना हो, फसली पौधा उस शाकनाशी से प्रतिरोधी रहे। अगर फसली पौधा प्रतिरोधी होगा तो आप शाकनाशी कितना ही छिड़को, हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। कुछ फसली पौधे ऐसे हैं जिनके आसपास वैसे खरपतवार नहीं उगते, वो एक अलग कंसेप्ट है, जिसमें तो आपको खरपतवार ही नहीं उगेगा तो शाकनाशी छिड़कना ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ खरपतवार उग रहा है और अब आप उस खरपतवार को हटाने के लिए जो शाकनाशी छिड़क रहे हैं उससे जो फसल को नुकसान हो रहा है उससे बचाना है, ठीक है। अगर हमारे फसली पौधा शाकनाशी प्रतिरोधी होगा, ठीक है, तो फिर हम शाकनाशी अगर यूज कर भी लें तो कम से कम फसल पर नुकसान नहीं होगा, फसल में जमाव नहीं होगा तो मानव के शरीर में भी नहीं पहुंचेगा ये, ठीक है। और ऐसा एक प्रयोग किया गया, शाकनाशी प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया गया, ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको। अच्छा, इसका और ध्यान रखिएगा कि ये जो था ये पहला ट्रांसजेनिक पौधा है, पहला ट्रांसजेनिक जंतु बताया था आपको सुपर माउस। पौधा पूछा जाए कि पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट पौधे बनाने का उद्देश्य क्या है, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, ये एपीएमटी का क्वेश्चन है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट शाकनाशी प्रतिरोधी पौधे बनाने का उद्देश्य ये है कि हम शाकनाशी यूज भी करें तो भी हमारी मुख्य फसल को नुकसान ना हो और हम आराम से इन खरपतवार को हटा भी पाएं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये नहीं सोचे कि शाकनाशी प्रतिरोधी पौधे का मतलब ये हुआ कि अब आपको शाकनाशी यूज ही नहीं करना पड़ेगा ना। शाकनाशी प्रतिरोधी का मतलब ये कि आप शाकनाशी हर्बिसाइड यूज भी करें और पौधे को तब भी नुकसान नहीं हो, ठीक है। इसका एक उदाहरण है, ये ट्रांसजेनिक टोबैको जो है ये ग्लाइकोफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया से प्रतिरोधी है। ग्लाइकोफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया ये दोनों सामान्य रूप से काम आने वाले खरपतवार नाशी रसायन है, जहरीले रसायन है। इनको फसलों पर छिड़का जाता है तो फसलों के आसपास जो खरपतवार है उन पर छिड़का जाता है तो खरपतवार इससे मर जाती हैं, ठीक है, ग्लाइकोफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया। लेकिन इसका हानिकारक प्रभाव फसल पर भी पड़ता है। तो यहाँ एक कंसेप्ट देखा गया, हमने एक जंगली पौधा देखा यहाँ पर, अरेबिडोप्सिस। अरेबिडोप्सिस नाम का एक जंगली पौधा है, ये भी खरपतवार है और अरेबिडोप्सिस इतना प्रतिरोधी पौधा है कि ये कई प्रकार के खरपतवार नाशी छिड़कने के बाद भी मरता नहीं है। फिर हमने जब इस पर थोड़ा अध्ययन किया तो मालूम चला कि अरेबिडोप्सिस पौधे में कई ऐसे जीन होते हैं जो उसे इन जहरीले रसायन, इन खरपतवार नाशियों से बचा लेते हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो ये तो खरपतवार है, इसको तो हमें हटा नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ जीन ऐसे हैं जो इसको बचा रहे हैं। इधर हम जब खरपतवार नाशी छिड़क रहे हैं तो हमारी मुख्य फसल खराब हो रही है, तो हम क्यों नहीं ये जीन इस अरेबिडोप्सिस से निकाल कर अपनी फसल में डाल लें। क्या फायदा हुआ, फसल में जब ये जीन आ जाएंगे तो फसल भी इस खरपतवार नाशी से प्रतिरोधी होगी। तो अब आप अगर इन शाकनाशी को यूज कर भी रहे हैं तो फसल को नुकसान नहीं है, जैसे अरेबिडोप्सिस को कुछ नहीं होता वैसे फसल को भी कुछ नहीं होगा। तो अरेबिडोप्सिस से एक जीन निकाल करके इन फसल टोबैको में डाला गया, ये पहला उदाहरण था। इनमें अरेबिडोप्सिस पौधे का एएलएस जीन स्थानांतरित किया गया। एएलएस जीन जो है ये एक एंजाइम बनाता है, एसिटोलैक्टेट सिंथेटेज, और ये एसिटोलैक्टेट सिंथेटेज एंजाइम ग्लाइकोफोसेट और सल्फोनाइल यूरिया को नष्ट कर देता है और पौधे में इसके हानिकारक प्रभाव नहीं होते। तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक पौधा अरेबिडोप्सिस, जिसके अंदर ये से कुछ जीन थे जो पौधे को इन शाकनाशियों से प्रतिरोधी बना देता है, उनके उस अरेबिडोप्सिस का वो जीन एएलएस निकाला और टोबैको में और बाद में अन्य फसलों में डाला गया, जिससे कि तंबाकू की फसल और बाकी अन्य फसलों को हम जो खरपतवार नाशी जो जहरीले रसायन यूज कर रहे हैं उससे बचाया जा सके, ठीक है। और इसका उद्देश्य ये है कि अब अगर आप बड़े बृहद स्तर पर खरपतवार नाशी यूज करते भी हो तो भी कम से कम फसल में हानिकारक प्रभाव नहीं होंगे। और ये पहली ट्रांसजेनिक फसल भी थी, याद रखिएगा, ठीक है, शाकनाशी प्रतिरोधी पौधे। एक और एप्लीकेशन लेते हैं, अगला, अजैविक तनावों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए पौधों में, फसलों में अजैविक तनावों के प्रति प्रतिरोधकता। अजैविक तनाव का तात्पर्य क्या है? अजैविक का मतलब है जिसमें जीव शामिल ना हो, जैसे हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं अजैविक कारक, जैविक कारक, एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। तो अजैविक कारक है मतलब यहाँ पर जैविक कारक नहीं है,
और प्रकृति के कुछ ऐसे अजैविक तनाव, तनाव का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियां, तो कुछ ऐसी वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जो हमारी कृषि को बहुत नुकसान करती हैं, जैसे कि सूखा पड़ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, पाला पड़ जाए अत्यधिक ठंड में, या मृदा में लवणता बढ़ जाए। आप देखेंगे ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हर वर्ष होती हैं। कहीं सूखा पड़ गया तो कहीं पानी बहुत ज़्यादा आ गया, बाढ़ आ गई, तो कहीं ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, इससे फसलें खराब हो गई, पाला पड़ना कहते हैं। कभी मृदा में लवणता बढ़ जाती है। तो ये वो कारक हैं जिसको हम अजैविक कारक कहेंगे। ये प्रकृति के वो अजैविक कारक हैं जिनसे हमारी फसलों में काफ़ी नुकसान होता है, एग्रीकल्चर में इनकी वजह से काफ़ी लॉस होता है। ठीक है, तो क्यों ना हम जीन ट्रांसफ़र करके कुछ ऐसी प्रतिरोधी फसलें बनाएं जो इन परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखे और खराब ना हो, नष्ट ना हो। जैसे आपने कभी सोचा कि मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, पानी भर गया कई दिन तक, और आप देखोगे जैसे बाढ़ आती है तो खेतों में जो फसलें उग रही वो सबसे पहले बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्या उस क्षेत्र की सारी वनस्पति खत्म हो जाती है? नहीं। कई जंगली पौधे जो वैसे उग रहे हैं इधर उधर, पानी भरा हुआ है कई दिन तो भी खड़े हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। हमारी फसलें बर्बाद हो गई लेकिन जंगली पौधे यूं के यूं खड़े हैं। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे जंगली पौधों में इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं होती हैं। किसी साल बाढ़ आ गई और अगले साल मान लो सूखा ही पड़ गया तो वो पौधा उसी जगह खड़ा है, जंगली पौधा, वो बाढ़ में भी खड़ा है और सूखे में भी खड़ा है, वो इन सब परिस्थितियों को झेल रहा है। तो हमारा ध्यान गया कि अगर इन प्राकृतिक पौधों को, इन जंगली पौधों को अध्ययन करें तो इनमें से हमें कुछ ऐसी मैकेनिज्म, ऐसे जीन मिल सकते हैं जो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में इनको जिंदा रखते हैं। और अगर हम उन जीन को अपने फसल में ट्रांसफर कर दें तो हमारे फसली पौधे भी सूखा पड़ने और बाढ़ आने जैसी स्थितियों में खराब नहीं होंगे। और जो हर साल लाखों का जो नुकसान होता है इन अजैविक और इन परिस्थितियों की वजह से, ये बचाया जा सकता है। तो उद्देश्य यहाँ पर यही है कि ऐसे प्रतिरोधी किस्म, बाढ़ प्रतिरोधी पौधे, सूखा प्रतिरोधी पौधे, लवणता प्रतिरोधी पौधे, ऐसे प्रतिरोधी पौधे बनाए जाएं, फसलें बनाई जाएं, और जो जहाँ जिन एरिया में हर साल लगभग बाढ़ आती रहती है वहाँ बाढ़ प्रतिरोधी पौधे लगाए जाएं ताकि फसलों का नुकसान कम हो और उत्पादकता बनी रहे। जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है वहाँ सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाई जाएं। तो ये चीज़ें बनाना एक बड़ा अच्छा कॉज है, बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। और इसमें हमारे पास एक उदाहरण भी है, लवणता प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक टोमेटो। लवणता प्रतिरोधी टोमेटो ये ऐसी टमाटर की किस्म है जो उच्च लवणता वाली मृदा में भी उग जाता है। आमतौर पर उच्च लवणता की वाली मृदा में कोई फसल उगती नहीं है, लेकिन ये उग जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया, एक जीन स्थानांतरण किया गया और ये जीन लाया गया है प्राकृतिक रूप से लवण वाली मृदा में उगने वाले लवणोद्भिद से, हेलोफाइट्स कहते हैं, लवणोद्भिद हेलोफाइट्स। ये वो होते हैं जो समुद्र के आसपास के किनारों में और जो स्वाम्पी मार्शी एरिया में, दलदली क्षेत्रों में और लवणी क्षेत्रों में उगते हैं। और इनमें से कई क्रियाविधि मिलती है जिससे कि मृदा में इतना लवण, इतना सॉल्ट होने के बाद भी वो पौधे उग जाते हैं, लवणोद्भिद कहते हैं। उनसे हमने एक जीन निकाला और वो जीन इस टमाटर में ट्रांसफर किया गया। उस जीन का प्रभाव ये रहा कि उस जीन की वजह से टमाटर की कोशिका झिल्ली में सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड पंप बढ़ गए। हमारी कोशिका झिल्ली में ऐसे गेट होते हैं जहाँ से आयन का आना जाना लगा रहता है, इसको चैनल कहते हैं। सिम्पोर्ट, एंटीपोड फिजियोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। तो सोडियम प्रोटॉन के आने जाने का जो चैनल है, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड पंप कहते हैं, ये बढ़ गए। तो जब पंप बढ़ गए, ये चैनल बढ़ गए, तो जो मृदा में मान लो लवण वाली मृदा में कोई पौधा उग रहा है तो दिक्कत क्या है, इतने सारे लवण जड़ों में घुस जाते हैं कि पौधे की जड़ों में विल्टिंग हो जाती है, पौधा मुरझा जाता है, जड़ ही खत्म हो जाती है। अब यहाँ क्या होगा, जड़ों में जैसे अतिरिक्त आयन अंदर आएंगे तो ये प्रोटॉन पंप ज़्यादा होने से क्या होता है, ये सारे आयन को अपने पंप के माध्यम से रिक्तिका में इकट्ठा कर लेता है। कोशिका रिक्तिका में इकट्ठा कर लेती है और वापस रिक्तिका कोशिका झिल्ली पर जाती है और सबको बाहर निकाल दिया जाता है, एक प्रकार का रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इस रूट की सेल, जो जड़ों की जो कोशिकाएं, उनका परासरणीय दाब नहीं बढ़ता, परासरणीय सांद्रता नहीं बढ़ती। जो अतिरिक्त आयन अंदर आ रहे हैं उनको हाथों हाथ बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह से ये पौधा उच्च लवणता वाली मृदा में भी उग जाएगा। ठीक है, इसमें एक जीन स्थानांतरित किया गया है जिससे इसकी कोशिकाओं की झिल्ली में सोडियम प्रोटॉन
एंटीपोर्ट पंप Na+H+ एंटीपोर्ट पंप की संख्या में वृद्धि होगी। इसके कारण पौधा अपनी जड़ों की कोशिकाओं में आने वाले अतिरिक्त लवणों को रिक्तिका में संग्रहित कर लेता है और पुनः कोशिका से बाहर निकाल देता है और पौधा उच्च लवणता वाली मृदा में भी उग जाता है। तो ये एक कंसेप्ट है। आप देखिए इस तरह की चीजें आप जीन स्थानांतरण से ही बना पाएंगे कि चावल में विटामिन ए ला दिया, पोटैटो में स्टार्च के साथ प्रोटीन ला दिया, ऐसी चीजें। तंबाकू के पौधे को या पौधों को हमने शाकनाशी खरपतवार नाशी से प्रतिरोधी बना दिया, या अब हम सूखा, बाढ़ जैसे और लवणता जैसी परिस्थितियों में पौधे को उगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब जीन स्थानांतरण से बनाई गई चीजें हैं। ठीक है, ये तीसरा एप्लीकेशन था अजैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधकता, इसमें लवणता प्रतिरोधी टोमेटो ध्यान रखेंगे। ठीक है, हर एप्लीकेशन में एक एक दो एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करने के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई। जब फसलें पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसको कटाई होती है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब कटाई पश्चात होने वाले नुकसान, आप देखिए एग्रीकल्चर में जब तक फसल खेत में खड़ी है तब तक तो नुकसान होते ही हैं कि पीड़क भी खा रहे हैं, रोग भी लग रहा है, पौधे मर भी रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन एक बार जब फसल कट गई, उसके फल बीज जो भी हम काम में लेते हैं वो हमने निकाल लिए, उसके बाद नुकसान कम होते हैं, लेकिन होते हैं, कुछ तो होते हैं। अब कटाई पश्चात जो नुकसान हो रहे हैं, इतनी मेहनत से फसल उगाई, अच्छे से सारी फसल तैयार हो गई और जब हमने काट भी ली और बाद में जाकर नुकसान का भंडारण करने में नुकसान हो रहा है। तो कुछ जीन स्थानांतरण तकनीक का उपयोग करके ये भी कोशिश की गई है कि हम कटाई पश्चात होने वाले इन नुकसानों को बचाएं या कम करें। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हमने देखा है कि कटाई पश्चात नुकसान कहाँ और किस में ज्यादा होते हैं। तो आप देखिए जिन फसलों के आप बीज काम में लेते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जिनके आप बीज काम में ले रहे हो उनमें कटाई पश्चात के नुकसान ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बीज एक शुष्क संरचना है, आराम से रखी जा सकती है, स्टोर कर लो, भंडारण कर लो, खराब नहीं होती। लेकिन कई ऐसी फसलें हैं जिनके हम बीज नहीं फल काम में लेते हैं और देखा गया है कि जिन फसलों के फल काम में लिए जाते हैं उनमें ये कटाई पश्चात हानि सबसे ज्यादा होती है। कारण समझ में आया? फलों के साथ समस्या क्या है? पौधा अपना जब फल बनाता है तो कच्चा फल बनता है, फिर वो पौधे पे ही लगे लगे पकता है। फल बनाने का उद्देश्य पौधे का सिर्फ इतना है कि उसके जो बीज हैं, ये जंतु जो कि गमनशील हैं, इस फल को खाते हैं और खाने के साथ साथ उसके बीजों का प्रकीर्णन कर देते हैं, नई जगहों पर फेंक देते हैं। तो वो पौधा अपने बीजों को नई जगह पहुंचाता है फलों के माध्यम से। ठीक है, अब आप देखिए फलों की एक प्रक्रिया है कि पहले कच्चा फल बनेगा, फिर उसमें परिवर्तन होते हैं। कच्चा फल हरा, कठोर और स्वादहीन होता है, लेकिन पकने पर फल जो है गूदेदार, सॉफ्ट हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है, स्वाद भी बदल जाता है और मीठे भी हो जाते हैं और बड़े आकर्षक हो जाते हैं। और जैसे ही फल लेकिन जब पक जाते हैं उसके बाद फल अपने आप ही पौधे से भी गिर जाते हैं और तो खराब भी हो जाते हैं। पकने के बाद उनकी ज़्यादा लाइफ नहीं रहती। तो एक पौधे का फल को उपयोग करने के लिए आपके पास समय कितना रहा? अब मानो आजकल अब कच्चे फल तोड़ करके हम कृत्रिम रूप से भी पका लेते हैं। तो कच्चे फल से जब फल पक रहा है और फल पकने के बाद कुछ समय तक आप इसको रख पाओगे, उसके बाद ये खराब ही होगा। इसलिए आप देखिए कई बार गोदामों में पड़े पड़े चीज़ें खराब हो जाती हैं, इधर से उधर परिवहन कर रहे हैं, रास्ते में खराब हो जाते हैं। फलों के साथ बड़ी समस्या है, ज़्यादा समय तक इसका भंडारण नहीं हो सकता। तो हमने जीन स्थानांतरण तकनीक का उपयोग करके ऐसी कोशिश करी है, ऐसे पौधे और ऐसी फसलें बनाई है जिनके फल देरी से पके। और जब फल देरी से पकेगा तो आप उसको लंबे समय तक कहीं ना कहीं भंडारण स्टोर कर सकते हो और लंबी दूरी तक भेज सकते हो। एक तो ये स्टोर नहीं होते और लंबी दूरी तक भी नहीं भेज पाते हैं, रास्ते में खराब हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, इसीलिए आप देखिए कहीं मान लो टमाटर है तो कहीं जहाँ पैदा हो रहा है वहाँ तो बहुत सस्ता मिल रहा है और वहीं खूब मिल रहा है, लेकिन किसी एरिया में नहीं उग रहा है तो वो मिल ही नहीं रहा है और वहाँ तक भेजना भी संभव नहीं है। टमाटर है जल्दी खराब हो जाता है, कुछ ही दिनों में पक जाता है। तो ऐसी स्थितियों से निपटने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो वही पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इसमें आएगा। इस प्रकार की हानियाँ उन फसलों में होती है जिनके फल उपयोग किए जाते हैं। जैसे हम फल जिनके काम में लेते हैं, फल जल्दी ही पक जाते हैं और खराब भी हो जाते हैं। ठीक है, अतः जीन स्थानांतरण तकनीक का उपयोग फलों के पकने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए किया गया। उदाहरण, बड़ा ही फेमस उदाहरण है फ्लेवर सेवर टोमेटो।
फ्लेवर सेवर टोमेटो टमाटर की एक किस्म है जो जीन स्थानांतरण तकनीक से बनाई गई और ये बहुत धीरे धीरे पकती है और इसलिए इसका लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं और ये लंबी दूरी तक भेजी भी जा सकती है। ये फ्लेवर सेवर टोमेटो देरी से पकता है, अतः इसका भंडारण व लंबी दूरी तक परिवहन किया जा सकता है। अच्छे से नाम याद रखिएगा। अब इसमें किया क्या गया, पकने की क्रिया को धीमा कैसे किया, क्या तकनीक काम में ली गई, थोड़ा सा वो भी समझ लें। ठीक है, यहाँ पर एक टेक्निक काम आई है, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में होता क्या है। आपको पहले पकने की प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। फलों के पकने में एक बहुत बड़ा जो चेंज आता है वो आता है कि कच्चा फल कठोर होता है, पका हुआ फल गूदेदार सॉफ्ट हो जाता है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इसका रंग, स्वाद, गंध ये सब बदलता है। लेकिन जब वो कठोर फल सॉफ्ट होता है ना, बस वहीं से फिर वो आगे ज़्यादा समय नहीं रह पाता, खराब होने लगता है। और ऐसा क्यों होता है कि जब पादप कोशिकाएं मध्य पट्टलिका मिडिल लेमिला के साथ चिपकी हुई है तो वो कठोर होती है। और होता यह है कि जब फल पकने लगता है तो पौधे के अंदर कुछ जीन का प्रदर्शन बढ़ जाता है और उनका एंजाइम ज़्यादा बनने लगता है और ये एंजाइम फल को पकने में मदद करते हैं। ये वो एंजाइम है जो कोशिकाओं के बीच की फलों में कोशिकाओं के बीच की मध्य पट्टलिका को डिसॉल्व कर देते हैं। एक नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज और एक है पैक्टिनेज, मिडिल लेमिला पैक्टिन की बनी। तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, पैक्टिनेज जैसे एंजाइम अब जब फल बने हैं और फल के पकने की प्रक्रिया चालू हुई, उस समय पौधे में पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का जीन अत्यधिक प्रदर्शन करता है और खूब एंजाइम बनाता है और वो सारा एंजाइम फल को जल्दी ही कुछ ही दिनों में पका देते हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि अगर हमें पकने की क्रिया धीमी करनी है तो पकने के दौरान जो ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज का जो जीन है, अगर इसकी गति, इसके प्रदर्शन को धीमा कर दें तो कम मात्रा में एंजाइम बनेगा, कम बनेगा तो फल धीरे धीरे पकेगा और धीरे धीरे पकेगा तो कई दिन तक चलेगा। ठीक है, और यही इसमें किया गया है कि इन पौधों में राइपनिंग एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज के जीन के प्रदर्शन को एंटीसेंस तकनीक द्वारा धीमा किया गया। इस जीन के प्रदर्शन को पूरा रोका नहीं है, एंजाइम बनेगा बट कम मात्रा में बने, प्रदर्शन धीमा। और इसके लिए जो टेक्निक काम में ली वो एंटीसेंस टेक्निक है। वैसे एंटीसेंस टेक्निक बहुत डिटेल्स हमारे कोर्स में नहीं है, मैं इसका ब्रीफ पार्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इससे मिलती जुलती एक टेक्निक अभी आगे और पढ़नी है। ठीक है, तो पहले तो समझ में आया पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब फलों के पकने की क्रिया को धीमा करना, जिससे कि जो फलीय पौधे हैं उनको फलों को हम लंबे समय तक यूज कर पाए। इसका एक उदाहरण है फ्लेवर सेवर टोमेटो जो बहुत धीरे धीरे पकता है और ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसके अंदर एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज के जीन के प्रदर्शन को हमने एंटीसेंस टेक्निक से धीमा किया गया। अब देखो ये होता कैसे, थोड़ा सा इसको और समझा जाए। जैसे देखिए, हम सबसे पहले ये देखें कि ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम का मान लीजिए जीन है, मैंने ये डीएनए बना रखा डबल स्ट्रैंड। ठीक है, ये 3553 ओके, और ये पी लिखा है, ये क्या है इसका प्रमोटर, ये है इसका प्रमोटर। हर जीन के आगे प्रमोटर होता है। अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और एमआरएनए बनेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कौन से स्ट्रैंड से बनेगा, एमआरएनए कौन से स्ट्रैंड से बनता है, एमआरएनए बनता है 5 से 3 दिशा में, तो 3 से 5 स्ट्रैंड ये ऊपर वाला, इससे एमआरएनए बनेगा पूरक। अब ये ट्रांसक्रिप्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके, और जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसको एंटीसेंस कहते हैं, मैंने लिख रखा है एंटीसेंस स्ट्रैंड 3 से 5 वाला। ठीक है, और जो 5 से 3 उसको सेंस कहते हैं। और ये जो एमआरएनए है इसका अनुक्रम किससे मैच करता है, तो जो 5 से 3 वाला स्ट्रैंड और ये 5 से 3 एमआरएनए, इन दोनों का अनुक्रम सेम रहता है, केवल थायमिन यूरेसिल का अंतर। और ये एमआरएनए एंटीसेंस स्ट्रैंड का पूरक रहेगा, ये तो हम पहले जानते हैं, मैंने लिख रखा इसका अनुक्रम सेंस स्ट्रैंड के समान होता है। तो जितने भी हमारे प्राकृतिक जीन हर हैं, हम में है, पौधों में, सभी देखा जाए तो इन जीन को हम कई बार सेंस जीन भी कहते हैं। तकनीकी लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में हर जीन अपने आप में क्या कहलाता है, सेंस जीन, क्योंकि उस जीन का एमआरएनए जीन के सेंस स्ट्रैंड से मैच करता है, इसलिए इनको सेंस जीन भी बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से इसका एक एंटीसेंस जीन बनाते हैं। अब हम कृत्रिम रूप से ऐसा जीन बनाएंगे जिसका एमआरएनए आपके इस जीन के एंटीसेंस से मैच करेगा। सेंस से तो मैच कर ही रहा है, अब कैसे करेंगे, वो एंटीसेंस से कैसे मैच करना है, तो क्या करते हैं, प्रमोटर। अब जीन कृत्रिम रूप से बनाएंगे और प्रमोटर यहाँ के बजाय यहाँ रख दें, इस प्रमोटर को उठा के इधर कर दिया, तो अब इधर से स्थानांतर, इधर से ट्रांसक्रिप्शन होगा। मतलब या तो प्रमोटर के रेस्पेक्ट में जीन को पलट दो या प्रमोटर यहाँ ले आओ।
देखिए मैंने इसलिए 3 5 ये सफेद रंग से लिखे, ये हरे रंग से लिखे। अब मैंने एक कृत्रिम जीन बनाया, ये रहा, ठीक है। और ये प्रमोटर जो इधर लिखा था व्हाइट, अब ये इधर ले लिया, देखो ये यहाँ आ गया प्रमोटर। ये जीन कृत्रिम रूप से बनाया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से प्रमोटर इधर है तो इधर से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, और जो 3 से 5 स्ट्रैंड होगा उसी से तो एमआरएनए बनेगा। तो अब इधर से चलेगा तो ये देखो ये 3 से 5 ये वाला स्ट्रैंड है, तो इससे तो एमआरएनए बना, ठीक है। अब ये एमआरएनए जो ये 5 से 3 है उससे मैच करेगा, और उस जीन के हिसाब से देखें तो ये 5 से 3 तो एंटीसेंस स्ट्रैंड था। मतलब ये जो एमआरएनए होगा इसका अनुक्रम ओरिजिनल जीन, वो वाला जीन ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस स्ट्रैंड से मैच करेगा, इसके समान होगा। समझ में आया कैसे? जो नॉर्मल जीन है उसका एमआरएनए सेंस स्ट्रैंड से मैच करता है। हमने प्रमोटर इधर रख दिया तो अब आरएनए सेंस स्ट्रैंड से बन रहा है, और सेंस स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है तो उसका सीक्वेंस एंटीसेंस से मैच करेगा। तो ये कृत्रिम रूप से बनाते हैं, केवल प्रमोटर बदल देते हैं। तो प्रमोटर बदलने के बाद जो जीन एमआरएनए बना रहा है, इस कृत्रिम जीन का एमआरएनए ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस से मैच करेगा, इसलिए इस जीन को एंटीसेंस जीन कहते हैं, और ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्राकृतिक जीन का हम एंटीसेंस जीन बना सकते हैं। हर प्राकृतिक जीन सेंस जीन होता है जो जीवों में पाया जाता है। एंटीसेंस कैसे बनाएंगे? केवल उसके प्रमोटर की पोजीशन को रिवर्स कर देंगे। अब ये हमारा हो गया वांछित जीन, इसको हमने टमाटर के पौधे में डाल दिया। टमाटर के पौधे में ये जीन पहले से है और ये एमआरएनए बना रहा है, और इस एमआरएनए से वो एंजाइम बन रहा है और फल पक रहे हैं, ठीक है। इधर हमने ये वाला जीन वांछित जीन टमाटर में भेज दिया। अब ये जीन भी जाकर के अपना आरएनए बनाएगा। अब कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर इस जीन का भी एमआरएनए बन रहा है, इसका भी बन रहा है। अब देखो ये एमआरएनए और ये एमआरएनए क्या होगा? ये एमआरएनए दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक होंगे पूरक। ये सेंस से मैच कर रहा है, ये एंटीसेंस, ये एक दूसरे के पूरक होंगे, तो ये पेयरिंग कर लेते हैं, तो इनमें युग्मन हो जाता है, ये पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने से क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। दोनों आरएनए पेयरिंग कर जाते हैं तो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये यूकैरियोटिक केंद्रक में नष्ट हो जाता है। यूकैरियोटिक सेल के केंद्रक में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रखा नहीं जाता, में नष्ट कर दिया जाता है। तो ये एमआरएनए, ये पूरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नष्ट हो जाता है। अब देखिए इसके नष्ट होने से क्या हुआ? दोनों आरएनए एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। ध्यान रखना यूकैरियोट में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं चलता, तुरंत इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, ये नेचुरल पार्ट है। तो ये नष्ट हो गया। नष्ट होने में क्या हुआ? हमारे वांछित जीन का आरएनए भी गया, और उसने वो तो नष्ट हुआ ही हुआ, साथ में इसने इस नेचुरल जीन के आरएनए को भी नष्ट कर दिया। तो जो एमआरएनए इसका केंद्रक से बाहर जाकर पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम बनाता, वो बाहर नहीं जा पाया, और अंदर ही अंदर हमारे इस जीन के एमआरएनए ने इसको यहीं एंगेज करके नष्ट कर दिया। तो ज्यादातर एमआरएनए तो यहीं के यहीं केंद्रक में नष्ट होते जाएंगे। थोड़े बहुत कुछ एमआरएनए बच के बाहर आ जाएंगे। थोड़े बहुत कुछ एमआरएनए अगर बच के बाहर आ भी गए तो थोड़ा बहुत एंजाइम बनेगा। हम भी यही चाहते हैं कि एंजाइम थोड़ा बहुत ही बने, जिससे पकने की क्रिया चले, लेकिन धीमे धीमे चले, और ज्यादातर एमआरएनए अंदर ही नष्ट कर दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ भी जीन स्थानांतरण हुआ ना, ये वांछित जीन है हमारा। अब ये एक ऐसा जीन स्थानांतरण है जिसमें हमारा स्थानांतरित वांछित जीन स्वयं कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, इसका एमआरएनए किसी अन्य प्राकृतिक जीन के एमआरएनए को नष्ट कर रहा है, खुद भी नष्ट हो रहा है और उसके एमआरएनए को भी नष्ट कर रहा है, जिससे उसका एंजाइम निर्माण धीमे हो जाता है, और एंजाइम निर्माण धीमे होने पर पकने की क्रिया धीमी हो जाएगी। ये पूरी टेक्निक एंटीसेंस टेक्निक कहलाती है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, हर जीन अपने आप में एक सेंस जीन है, क्योंकि उसका एमआरएनए हमेशा सेंस स्ट्रैंड से मैच करता है। फिर जब उस जीन का हम प्रमोटर उल्टा कर दें तो फिर वो अब एक कृत्रिम जीन है, और उससे जो आरएनए बनेगा वो ओरिजिनल जीन के एंटीसेंस से मैच करता है, इसलिए उसको एंटीसेंस जीन बोलते हैं। तो ये एक नया तरीका है जीन स्थानांतरण से पौधे में राइपनिंग एंजाइम के जीन के प्रदर्शन को धीमा करके पौधे में फल के राइपनिंग की प्रक्रिया धीमी की गई और नुकसान बचाए गए। तो ये फ्लेवर सेवर टोमेटो के निर्माण का तरीका और उसकी में जो टेक्निक काम आई है वो ध्यान रखें। इस पूरे को एंटीसेंस टेक्निक कहते हैं।
तो एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन और बिल्कुल डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एप्लीकेशन लेते हैं। अगला एप्लीकेशन है बायो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बनाने में। अब बायो फार्मा अभी शुरुआत में बताया था, मतलब औषधि निर्माण, और औषधि निर्माण में जीवों का इस्तेमाल, जिसके नाम के आगे बायो लग गया मतलब जीव काम आ रहे हैं। तो अब यहाँ जीवों के उपयोग द्वारा औषधियां बनाई जाए, बायो फार्मा। अब वैसे देखा जाए तो औषधियां और फार्मा का काम तो चिकित्सा का है, तो ये तो मेडिकल एप्लीकेशन है, और हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, वहां ये क्या कर रहा है? तो एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में भी हम औषधि निर्माण को ला रहे, मतलब ये चिकित्सा और कृषि दोनों का कंबाइंड एप्लीकेशन बायो फार्मा। देखिए, जीवों द्वारा औषधि प्राप्त करना कोई नया काम नहीं। हमारा जितना आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये सब पौधों से ही औषधियां ला रहा है, तो ये भी बायो फार्मा है। ठीक है, बायो फार्मा में दो भाग हैं। एक तो क्या है कि जीवों का प्राकृतिक इस्तेमाल करना बायो फार्मा है, और ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्रकृति में कोई समस्या नहीं है, आराम से कर सकते। और एक ये है कि जीवों में जीन स्थानांतरण करके उसको ट्रांसजेनिक बनाकर फिर औषधि बनाना, ये नया बायोटेक का तरीका। इसमें थोड़ी दिक्कत है कि जीव को ट्रांसजेनिक बनाना पड़ रहा है, जीन स्थानांतरण करना पड़ रहा है, लेकिन तब भी किया गया। अब आप और देखिए, बायो फार्मा जो बायोटेक के थ्रू हो रहा है, उसमें भी हमने औषधि निर्माण के जीन ज्यादातर सूक्ष्म जीवों में डाले। इंसुलिन का जीन ई कोलाई में डाला, तो इसका फायदा क्या? देखो, ई कोलाई में जीन स्थानांतरण आसान है, तो आराम से हो गया। लेकिन इसमें एक नुकसान क्या है? अब इस ई कोलाई से अगर आपको इंसुलिन चाहिए तो उस ई कोलाई का बायो रिएक्टर में बृहद स्तर पर संवर्धन करना पड़ेगा। अब बायो रिएक्टर में अगर आप संवर्धन करवाएंगे तो ये कार्य इतना आसान नहीं है, और आपको इसमें अच्छा खासा खर्चा भी होगा। टिश्यू कल्चर और बायो रिएक्टर में उत्पादन कराना खर्चीला कार्य है, और जो उत्पाद बनेगा उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, और खूब ध्यान रखना पड़ता है, जरा सा भी कहीं कंटामिनेशन हो गया, कल्चर खराब हो जाता है। तो जहाँ सूक्ष्म जीवों में जीन स्थानांतरण आसान है, लेकिन उन सूक्ष्म जीवों से औषधि बनाना संवर्धन के थ्रू बायो रिएक्टर में, ये खर्चीला और मेहनत का कार्य है। तब एक दिमाग में बात आई कि हम जरा इस उत्पादन के काम को थोड़ा आसान कर दें, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, औषधि भी कम दरों में मिलेगी और आसानी से मिलेगी। तो सोचा गया कि क्यों न औषधि निर्माण के जीन बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों में डालने की बजाय कृषि में काम आने वाले पौधों में डाल लो, तो उससे तो कई फायदे हैं। अगर पौधे में औषधि निर्माण का जीन भेज दिया तो आपको कोई बायो रिएक्टर का कल्चर का खर्चा ही नहीं करना, वो पौधा वैसे ही एग्रीकल्चर में बड़े बड़े खेतों में उगाया जा रहा है, वहीं उगाएंगे, तो हमारा कोई एक्स्ट्रा काम तो हुआ ही नहीं। हम तो पहले भी उस पौधे को उगा ही रहते, खेती तो कर ही रहे, तो बस वो खेती के साथ साथ पौधा उगा दिया और बड़े बड़े हजारों हेक्टेयर में उगाया। तो जितना उत्पादन आपके बायो रिएक्टर में नहीं हो सकता, उससे कहीं गुना ज़्यादा बाहर होगा। और एग्रीकल्चर तो हम पहले भी कर रहे थे, वैसे ही कर रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। और इन सारे पौधों में पौधा भी बड़ा हो रहा है, फसल भी लग रही है, और इन पौधों के अंदर हमारा वो औषधि भी बनती जा रही है और इकट्ठी हो रही है, तो उत्पादन में खर्चा जीरो हो गया। बस हमें क्या करना, बाद में इस पौधे में से उस औषधि को अलग करना है। अब ये औषधि उसके बीज में, उसके फल में, कहीं भी हो सकती है, पत्तियों में हो सकती है। हमारा सिर्फ खर्चा क्या आया, पौधे से औषधि अलग करने का, उत्पादन का कोई खर्चा नहीं। जबकि पहले बायो रिएक्टर मेंटेन करके खर्च पूरा संवर्धन करना है। अच्छा, लास्ट में बायो रिएक्टर में से भी तो उत्पाद तो अलग करना ही पड़ता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, तो वो काम तो वहां भी होता है, वो यहाँ भी हो जाएगा कि पौधे में से अलग कर लेंगे, तो खाली डाउन स्ट्रीम का ही तो खर्चा हुआ ना, उत्पादन का खर्चा जीरो। ठीक है, और ज्यादा आसान है, पौधे बड़े जीव हैं तो उनको उगाना करना सब आसान है, कोई संवर्धन नहीं करना है, कोई ऐसी लैब और ऐसी परिस्थितियां नहीं बनानी, तो बहुत आसान हो जाता है। तो यदि संभव हो सके तो औषधि से संबंधित जीन को सूक्ष्म जीव की बजाय पौधों में भेजें, और उन पौधों को एग्रीकल्चर के माध्यम से ही पौधों में औषधि बनवा लें, तो ये औषधि निर्माण अत्यंत कम लागत में होगा और ज़्यादा आसानी से होगा। बट ये कार्य दिमाग में तो बहुत पहले आ गया हमारे, लेकिन ये हो नहीं पाया बड़े लंबे समय तक। एक्चुअली अब औषधि तो मानव की है ना, तो जीन जंतुओं का है, मानव का है। तो एक जंतु के जीन को पौधे में भेज के प्रदर्शित करवाना, या पौधे के जीन को जंतु में भेज के प्रदर्शित कराने का काम बड़ा मुश्किल था और लंबे समय तक नहीं कर पाए। प्रयास करते रहे और फिर हमें सफलता मिली सबसे पहले हेरोडीन के मामले में। हेरोडीन
एक ब्लड एंटीकोगुलेंट है, जो एक जीव होता है लीच, हिरुडीनिया कहते हैं, उसके सलाइवा लार में होता है। और ये हिरुडीनिया, ये लीच जो है खून चूसने वाला जीव है। तो जब ये जीव का ब्लड सक करती तो ब्लड तो जैसे बाहर आएगा क्लोटिंग हो जाती, जम जाता है। तो ये हिरुडीनिया एक केमिकल डालती है हिरुडीन, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं होता, एंटीकोगुलेंट, और फिर वो ब्लड सक करती। लीच का ये हिरुडीन आज हमारे चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी के कामों से लेकर बहुत सारे कामों में ये काम आता है और अच्छी खासी मात्रा में चाहिए। अब इतनी मात्रा पैदा कहाँ से करें? लीच से तो निकाल नहीं सकते, इतना बनेगा ही नहीं उसमें। एक रास्ता ये था कि लीच के इस जीन को बैक्टीरिया में डाल ले, बैक्टीरिया से हिरुडीन बनवा, जैसे इंसुलिन बन रहा है, ये हो सकता था। लेकिन इससे पहले हमने एक प्रयास और किया कि हम एक काम करते हैं, हिरुडीन के जीन को एक पौधे में डालें और देखें जरा कृषि एग्रीकल्चर के साथ बनता है क्या। एक पौधा लिया ब्रेसिका नेपस, जिसके बीजों से हमें ऑयल प्राप्त होता है, जो उद्योगों में कई जगह काम आता है। और इस ब्रेसिका नेपस की बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। इसी में हमने हिरुडीन का जीन भेजा और ये पहला सफल उदाहरण था जहाँ जंतु का जीन पौधे में गया और प्रदर्शित हुआ। उस ब्रेसिका पौधे के अंदर हिरुडीन बनने लगा और उसके बीजों में इकट्ठा हुआ। अब आप देखिए, इस ब्रेसिका नेपस के बीजों को ही क्रश करके इससे ऑयल निकालते थे हम। तो पौधा हम पहले भी उगाते थे, तो कोई नया काम नहीं। पौधे के बीज में ऑयल के साथ साथ हिरुडीन भी बन गया। फिर इनको क्रश करके ऑयल निकाला, वो भी काम पहले करते थे, वहां तक तो कुछ नया करा ही नहीं। बस लास्ट में एक ही काम रहा कि उसके ऑयल में से हिरुडीन अलग कर लिया। तो हमारा हिरुडीन निर्माण में खर्चा क्या हुआ? खाली ऑयल में से हिरुडीन निकालने का। बहुत कम लागत में बहुत ज्यादा मात्रा में औषधि हिरुडीन बन जाती है। ये पहला उदाहरण था सफल, जहां पौधे का जीन जंतुओं में काम करता है, जंतु का जीन पौधे में काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा बायोफार्मा बेसिकली यही चीज है, औषधियों से संबंधित जीन को फसलीय पौधों में स्थानांतरित करके औषधियों का उच्च मात्रा व अत्यधिक कम लागत में कृषि के साथ उत्पादन किया जा सकता है। यही हमारी थीम है बेसिकली, बायोफार्मा विद एग्रीकल्चर। ठीक है, एक उदाहरण है हिरुडीन का जीन ब्रेसिका नेपस, जिसको रैपसीड ऑयल प्लांट कहते हैं, रैपसीड ऑयल प्लांट, उसमें स्थानांतरित किया गया ब्रेसिका नेपस में। ठीक है, ब्रेसिका नेपस में इसको स्थानांतरित किया गया और ब्रेसिका नेपस में अब इस पौधे के अंदर हिरुडीन बनने लगा, जो इसके बीजों में इकट्ठा हो गया। ठीक है, बीजों से हमने ऑयल प्राप्त किया और इस ऑयल में से हिरुडीन पृथक कर लिया जाता है, ऑयल में से हिरुडीन निकाल लिया। ठीक है, और इस हिरुडीन को हम ब्लड एंटीकोगुलेंट के रूप में इसका चिकित्सीय उपयोग होता है। तो ये एक उदाहरण है जहां हम एग्रीकल्चर के साथ साथ हम कुछ औषधियां भी बना रहे हैं। तो ये भी एक नया, अब आप सोचो इस तरह की फसलें कहाँ संकरण से बनेंगी? ये तो जीन स्थानांतरण भी संभव है कि हम फसल भी उगा रहे हैं, उसका भी चीजें आ रही है और साथ में एक औषधि भी बना ली। इस तरह का कार्य अपने आप में एक नई चीज है। इसी बायोफार्मा में एक आने वाला भविष्य का कंसेप्ट और बताता हूँ, और वो है ईडेबल वैक्सीन, खाद्य टीके। ये एक और नई कंसेप्ट, हालांकि ये अभी बाजार में नहीं आते हैं, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में इस प्रकार के खाद्य टीके मिला करेंगे। आप थोड़ा टीका तो समझते ही, प्रतिरक्षा प्रणाली मानव की जो है कि अगर हम अपने शरीर में पहले से थोड़ा एंटीजन डाल लें तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है, ताकि बाद में जब रोग आए तो हम उससे बचते हैं। टीका क्या है? एडवांस इम्यूनिटी तो है कि जो भी रोग से बचना है तो उस रोग का ही एंटीजन डाल दिया जाता है। टीकों में आपने पढ़ा होगा प्रथम पीढ़ी के टीके, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, और इन टीकों में भी लगातार एडवर्ड जेनर से अगर हम देखें तो टीकों के अंदर भी बहुत सुधार हुआ है। टीकों में आप देखिए, पहले जो टीके आते थे उसमें जो रोगकारक जीव या बैक्टीरिया जो भी होता था उसी को ही निष्क्रिय अवस्था में शरीर में डाल देते और शरीर में एंटीबॉडी बनवा लेते। लेकिन पहले जो टीके आते थे उसमें शुद्धता नहीं थी, तो कई सारे साइड इफेक्ट होते थे। ठीक है, पहले टीका लगता था तो साथ में बुखार भी आ रहा है, थोड़ा बहुत सिम्टम आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे टीकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से भी टीके बना रहे हैं। भाई टीके में क्या चाहिए? मैं एंटीजन ही तो चाहिए। तो आज हम एंटीजन का जीन किसी और अन्य बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके उससे एंटीजन बना रहे हैं। तो आज जो तीसरी पीढ़ी के टीके आते हैं, थर्ड जनरेशन या दूसरी पीढ़ी के जो टीके आते हैं, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बनते हैं। बिल्कुल शुद्ध एंटीजन आता है और उसको लगाते हैं तो साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो ये तो खैर टीकों की गुणवत्ता सुधारी हमने, उसमें भी हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए काम आया।
टेक्निक तो वहाँ भी काम आई, लेकिन वहाँ कृषि का कोई काम नहीं, वो अलग चीज़ है, वो मेडिकल एप्लीकेशन है। टीकों में देखिए एक और चीज़ है, टीके लगाने का जो प्रक्रिया है उसकी भी बड़ी जटिलता है, और इसलिए टीकाकरण बहुत अच्छे से कई बार नहीं हो पाता। आप देखिए टीके लगते हैं नॉर्मली जन्म के बाद से लेकर 2 साल के छोटे बच्चों में ही लगते हैं, नवजात शिशुओं में ज़्यादातर टीके उसी समय लगते हैं। और टीके लगते कैसे? टीके लगाए जाते हैं इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन द्वारा टीका देना ये एक बड़ा ही जटिल और पीड़ादायक कार्य है, और वो भी छोटे बच्चों में। अगर इस काम को थोड़ा आसान बना दिया जाए तो टीकाकरण भी आसानी से होगा और एक एक बच्चे तक पहुंच जाएगा। आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं, पोलियो का टीका, पोलियो वैक्सीन। आज आप देखिए पोलियो वैक्सीन, पोलियो जड़ से हम समाप्त कर चुके हैं, और सबसे सफल वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर कहा जाए तो पोलियो वैक्सीन। अब पोलियो की सफलता का कारण जानते हैं? ऐसा कुछ नहीं कि भाई हमें अमिताभ बच्चन ने कह दिया कि 2 बूंद जिंदगी की पिला दो तो हमने उनके कहने पे पिला दी। एक्चुअली पोलियो की सफलता का कारण है वो ओरल वैक्सीन है, इंजेक्शन से नहीं देते, मुंह से दिया जाता, और 2 बूंद पिलानी होती है, आराम से पिलाई जा सकती चलते फिरते। आए दिन हम देखते कई बार सरकार की तरफ से पोलियो दिवस होता है, उस दिन हर बच्चे को दवाई पिलाई जा रही है, जो जहाँ मिल रहा है, रास्ते में, चौराहे पे, जहाँ खड़े वहाँ घर घर जा करके, स्कूलों में जा करके। अच्छा, बच्चों को भी दिक्कत नहीं है, 2 बूंद गटकने में कुछ नहीं जा रहा, तो टीका लेना आसान हो गया, और इसीलिए हर बच्चा कवर में आ गया। आप सोचिए अगर यही चीज इंजेक्शन से दे रहे होते, घर जाकर कहते चलो बच्चों को बाहर निकालो इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन के नाम से बच्चे घर से भाग जाते, सामान्य सी बात है, इंजेक्शन से हर कोई डरते ही। तो इंजेक्शन से अगर ये लग रहा होता तो शायद उतना अच्छे से सफल नहीं होता। तो अगर ओरल वैक्सीन बन सकता है तो हम इससे एक कदम और आगे सोचे, खाद्य टीके। अभी हम पोलियो का वैक्सीन जब दे रहे हैं, 2 बूंद पिला रहे हैं, तो 2 बूंद पिला रहे हैं, इससे कोई पेट थोड़ी भर रहा है, कोई खाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन अगर किसी खाद्य पदार्थ में ही ये टीका हो तो लेने वाले को पता भी ना चले कि मैंने टीका ले लिया, ऐसा हो तो और ज्यादा सफल होगा। एक्चुअली हमें शरीर में एंटीजन ही तो पहुंचाना है, ठीक है? तो जहां जहां जिस जिस रोग में संभव हो वैसा किया जा सकता है। खाद्य टीके में क्या करते हैं कि वो एंटीजन का जो जीन हम बैक्टीरिया की बजाय किसी फसलीय पौधे में डाल देते हैं, जिनके फल हम काम में लेते हैं, खाते हैं। और हमने ये टमाटर, पोटैटो इनमें डाला भी है, ठीक है, बनाना में, एप्पल में। अब उसमें वो एंटीजन पैदा होगा, और उस एप्पल को, उस बनाना को या उस टमाटर को खा लेने से ही वो एंटीजन शरीर में पहुंच गया और वैक्सीनेशन होगी। मतलब बच्चे को हमने एप्पल बांटा, उसने एप्पल खाया, एप्पल खाने के साथ साथ उसमें रोटी का भी लग गया, खाने के साथ हो रहा है, तो उत्पादन भी आसान हो गया। क्योंकि अब हमने क्या करा, पौधों के साथ उत्पादन कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में बड़े बृहद स्तर पर उत्पादन होगा, तो खर्चा कुछ नहीं आना उत्पादन का, और फिर हमें पौधे में से उसको अलग भी नहीं निकालना है। भाई औषधि में लास्ट में चलो पौधे में से निकालनी पड़ रही है, वो भी नहीं निकालनी, तो और खर्चा कम, और उस पौधे के भाग को खा लेने से वैक्सीनेशन हो रहा है, तो खाने के साथ हो रहा है, तो और आसान हो गया लेना भी। तो खाद्य टीके निश्चित रूप से बेहद सफल रहेंगे, और इस पर काफी काम चल भी रहा है। लेबोरेटरी लेवल पर ऐसे कुछ खाद्य टीके विकसित किए भी गए हैं। हेपेटाइटिस, कोलेरा, डायरिया, इनके विरुद्ध जो एंटीजन चाहिए उनके जीन हमने विभिन्न पौधों में डाले हैं, उनमें ये बने भी हैं, और ये चीजें खाली खिलाने से ही वैक्सीनेशन हो जाया करेगा। तो ये और सफल चीज है। अब जैसे देखिए लेबोरेटरी लेवल पर अगर हम देखें तो ट्रांसजेनिक बनाना एवं ट्रांसजेनिक टोमेटो, इनमें कोलेरा और हेपेटाइटिस के लिए एंटीजन का जीन ट्रांसफर किया है, और इनको खिलाने से कोलेरा और हेपेटाइटिस के विरुद्ध प्रतिरक्षा आ जाएगी। ट्रांसजेनिक शुगर बीट फुट और माउथ रोग के लिए है, ट्रांसजेनिक बनाना, ट्रांसजेनिक पोटैटो डायरिया के लिए है। तो ये अभी लेबोरेटरी लेवल पर सफल हुए हैं, लेकिन इनमें अभी बहुत काम बाकी है, कार्य चल भी रहा है, और आने वाले निकट भविष्य में इस प्रकार के टीके मिल सकते हैं, जिनमें बच्चों को भोजन के साथ, खिलाने के साथ ही वैक्सीनेशन हो जाएगा, ना कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ नहीं। ये वैक्सीन बहुत कम दाम में भी मिलेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ अगर औषधि बनती है तो वृहद मात्रा में बनती है, उत्पादन कॉस्ट कम हो जाती है, और साथ में इस टीके को तो खैर हमें पौधे से अलग भी नहीं करना है, तो इसका खर्चा और कम होगा, और पौधे के भागों को, इन फलों को खिलाने मात्र से वैक्सीनेशन हो रहा है, तो आसानी से भी हो जाएगा। तो ये जीन स्थानांतरण तकनीक का एक फ्यूचर कंसेप्ट है, और निश्चित रूप से चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम आने वाला है। तो यहाँ ये जो बायोफार्मा वाला जो एप्लीकेशन था,
ये एग्रीकल्चर और मेडिकल का कंबाइंड एप्लीकेशन है। ठीक है, आप देखिए अभी तक हमने आपको एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में कुल मिलाकर 5 एप्लीकेशन बताए और आपने देखा होगा कि जीन स्थानांतरण से जिस प्रकार की फसलें बनी हैं ये अपने आप में अद्वितीय अलग ही प्रकार की है। इनको हम जो हमारे परंपरागत संकरण विधि उससे कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमने 5 एप्लीकेशन पढ़े अभी तक। सबसे पहला हमने क्या लिया, पोषक गुणवत्ता न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाने में हमने गोल्डन राइस और पोटैटो का उदाहरण दिया। फिर उसके बाद हमने बनाए शाकनाशी प्रतिरोधी पौधे जिसमें हमने टोबैको के अंदर जीन ट्रांसफर करके उसे शाकनाशी से प्रतिरोधी बनाया। तीसरा फिर हमने लिया इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करने के लिए, जो फल जल्दी पक जाते हैं और जिससे काफ़ी नुकसान होता है तो देरी से पकने वाले फलों की प्रजाति बनाई गई। ठीक है, फिर हमने अजैविक तनावों से प्रतिरोधी पौधे बनाए जिसमें लवणता में उगने वाला टमाटर तैयार किया गया। और पांचवा हमने बायो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स बनाए, औषधियों निर्माण करने लगे हम। एग्रीकल्चर पौधे फसलीय पौधों में जीन स्थानांतरण करके हम कुछ औषधि बना रहे हैं, निर्माण भी आसानी से हो पा रहा है, उनको लेना भी आसान होगा। तो अब तक हमने 5 एप्लीकेशन पढ़े। इन एप्लीकेशन को एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, बस एप्लीकेशन और उसमें उदाहरण लिखे हैं। तो हमने इसमें भी आपको ही बताया, बस एक थोड़ा सा मैंने एंटीसेंस टेक्निक बताई है, बाकी केवल एग्जाम्पल ही लिखे हमने। अब इसमें एक छठा एप्लीकेशन और है और वो है पीड़क प्रतिरोधी पौधे। उसमें जरूर एनसीईआरटी ने डिटेल से कुछ एग्जाम्पल समझाए हैं। अगला हम छठा एप्लीकेशन वही लेंगे, पीड़क प्रतिरोधी पौधे।